नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। और इस वक्त नेशन लाइव की टीम पूरी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव कवर कर रही है। इसी सिलसिले में हम भावी उम्मीदवार से मिल रहे हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या इस बार हैं। और जैसा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इस बार चुनाव में है और साफ तौर से हमारे साथ में इस बार इस दिल्ली नगर निगम चुनाव के मुद्दों पर बात करने के लिए भावी प्रत्याशी राजकुमार खुराना जी हैं। सर, आपका नेशन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि यहाँ से मौजूदा पार्षद बीजेपी की हैं और इस बार सामान्य यहाँ से है, तो इस बार आप दांव पे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी वर्सेस बीजेपी जो विकास का एक नारा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? बीजेपी जो पहले यहाँ पे से पार्षद थी उनका काम कैसा रहा है और आपके मुद्दे क्या उनसे अलग होंगे इस बार? देखिए, एक तो आप बार बार बोल रहे हैं भावी प्रत्याशी। ये तो वक्त बताएगा कि पार्टी किसको मौका देती है। मैं इस क्षेत्र से 10 साल पहले जी 2007 में मुझे मौका मिला। यहाँ से निगम पार्षद का मेरे को प्रत्याशी बनाया गया, भाजपा ने मेरे को बनाया और मेरा कार्यकाल रहा 2012 तक। और वो समय बहुत अच्छा था। एमसीडी यूनिफाइड थी, बजट की भी कोई कमी नहीं होती थी। भले जो सेंटर में थी सरकार या स्टेट में सरकार थी वो कांग्रेस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी भेदभाव हमारे साथ नहीं किया। बीजेपी की सरकार थी लेकिन उन्होंने कोई भी भेदभाव हमसे नहीं किया। और जितना भी एमसीडी ने विकास करना चाहा, हम लोगों ने बजट चाहा, उन्होंने हमें दिया, प्रोवाइड किया। और ये मेरा सौभाग्य था, उन्हीं दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में करवाए गए जी। और कॉमनवेल्थ गेम की वजह से भी एमसीडी को मौका मिला और हम लोगों ने इतना विकास किया जो कि एक उदाहरण आज भी है। और उसी उदाहरण को लोग आज भी याद करते हैं कि इतना विकास हमने किया था कि मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता था काम करवाने के लिए, तो मैं उसको रजिस्टर पे नोट करता था। मुझे इतनी तसल्ली हुई उस कार्यकाल के बाद कि जितने भी कार्य मेरे को मेरे एरिया के क्षेत्र के लोगों ने बताए, मैंने एक एक कार्य को मैंने संपन्न करवाया। वो इसलिए हो पाया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करती थी और बहुत अच्छा वो कार्यकाल रहा मेरा। और जहां तक आप बता रहे हो कि अभी जो प्रेजेंट है वो हमारी जो है बीजेपी के ही हैं, जो श्रीमती वीना विरमानी जी हैं जी। देखिए, उनकी एक मजबूरी रही है जी। ये कह लीजिए कि एमसीडी का दुर्भाग्य रहा है। क्या दुर्भाग्य रहा है कि स्टेट के अंदर जो सरकार है वो केजरीवाल जी की है और केजरीवाल जी की शुरू से ये मंशा रही है कि एमसीडी को एक भी पैसा नहीं देना, फंड्स नहीं देने, कोई हेल्प नहीं करनी एमसीडी को। जबकि ये जग जाहिर है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट एमसीडी को मदद नहीं करती है, एमसीडी जो है वो फंड्स नहीं ला सकती है। और फंड्स के बिना दिल्ली में उतना विकास नहीं हो पाया है इन पिछले। और उसका जो मेन कारण है, मैं तो केवल एक ही व्यक्ति को देता हूं, वो है केजरीवाल जी की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं उसी को जिम्मेवार मानकर चलता हूं, जिसकी वजह से जो एमसीडी का जो विकास है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सैलरीज तक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये केवल एक ही कारण है, वो एक ही कारण है श्री केजरीवाल। आप हमेशा से केजरीवाल को लेकर जो है काफी हमलावर रहे हैं, एमसीडी जो है बीजेपी, लेकिन आपने भी इतना विकास, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने लगातार इतना विकास किया, जनता का इतना विकास किया कि अभी काम बचा नहीं है कुछ 15 साल में जो इतना विकास हो गया। देखिए, मैं आज आपको बता देता हूं जी। आप अपने घर को कितना भी ठीक कर लें जी, कितना भी पैसा लगा लें, मेंटेन कर लें, फिर आपको साल बाद 2 साल बाद कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आप अपने आप को कितना भी विकसित कर लें, फिर आपको साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको फिर दोबारा से रेनोवेशंस आपको करवानी ही पड़ेंगी। ऐसे ही एमसीडी का काम है,
आप कितना भी विकास कर लें तो 10 साल के गैप के बाद, 5 साल के गैप के बाद कुछ ना कुछ खराब होगा, जहां पर आपको रेनोवेशन की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो नहीं मिला है, जिससे कि जो है पूरा विकास एमसीडी का पिछले सालों में नहीं हुआ है, ये मेरा कहना है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर फ्री का जो है सारी चीजें दे सकती है, क्या आपको लगता है कि फ्री की चीजें मिल रही हैं आम जनता को? आम आदमी पार्टी जैसे कह रही है हमेशा से कि हम जो है बिजली जो है आम जनता को फ्री दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, उनको हम दे रहे हैं, तो क्या लगता है आप टक्कर में उनके रहेंगे इस बार एमसीडी के चुनाव में? देखिए, पहली बात तो ये आप मानिए कि वो फ्री कहां से दे रहे हैं जी, वो अपने घर से तो ला नहीं रहे हैं जी। वो फ्री कहां से लेकर दे रहे हैं? कुछ से ले रहे हैं जिनके बिजली के बिल 5,000 आते थे, आज वो 10,000, 12,000, 15,000 पे आते हैं जी। फिक्स चार्जेस जोड़ दिए, खर्चा बढ़ा दिया और उनसे लेकर उन्होंने 200 यूनिट तक के लोगों को फ्री देना शुरू कर दिया। जहां 201 होता है पूरे के पूरे चार्जेस वो लगा लेते हैं। कुछ गिनती के लोग हैं जिनको फ्री मिल रहा है, लेकिन वो किस कीमत पर, वो बाकी लोगों से ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, यदि वो 200 वाले लोग खुश हो रहे हैं फ्री पाके, तो जिनके डबल खर्चे आ रहे हैं, डबल बिल आ रहे हैं, ट्रिपल बिल आ रहे हैं। आज आप जाइए किसी कमर्शियल दुकान, जो जिनके यहाँ कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, वो आपको बोलेंगे जी 3 गुना हो गए। आज आप जाइए घरों में, वो कहेंगे जी जब से केजरीवाल जी आए हैं हमारा बिल जो है वो डबल हो गया। वो नाराज है उनसे। आज जल बोर्ड की क्या स्थिति है? कितने हजार करोड़ के घाटे में आज जल बोर्ड है, कितने हजार करोड़ के घाटे में आज डीटीसी है, और हजारों करोड़ों के घाटों में सरकारें हमारी चल रही हैं। अब आप देते जा रहे हो वोट, सिर्फ वोट पाने के लिए आप देते जा रहे हो। आप फ्री दीजिए, किसको दीजिए? जो डिजर्व करता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीब है। अब सरकार का, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे भाजपा के संस्थापक थे, वो भी कहते थे अंत्योदय, जो आखिरी पंक्ति में गरीब आदमी खड़ा है, सरकार को उसकी भी चिंता करनी चाहिए। चाहे वो सरकार सेंटर की है, चाहे वो सरकार स्टेट की है, उसकी चिंता जरूर होनी चाहिए। सर ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर आम जनता जिसके पास जो है 200 यूनिट का खर्चा है, जो दिल्ली में रहने का जो है उसके पास विकल्प नहीं है, अगर उसको दिल्ली सरकार जो है 200 यूनिट अगर बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, राशन दे रही है, तो वो तो अंतिम व्यक्ति तक ही पहुंच रहा है ना। अगर क्योंकि जो अमीर वर्ग है उसको तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब वर्ग है उसको इसकी सख्त जरूरत है। अगर वो चीज कर रही है तो क्या वो गलत कर रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। यदि वो कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो है। आपत्ति क्या है आपको फिर? नहीं, मैंने तो आपको बोला नहीं आपत्ति है जी। सबको नहीं देना चाहिए। आप 200 यूनिट, एक यदि मेरे घर के अंदर 4 मीटर लगे हुए हैं या 3 मीटर लगे हुए हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग कर क्या रहे हैं? 1 मीटर की जगह 4-4 मीटर लगवा रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जहां उनके 800 यूनिट आते थे, उन्होंने 4 मीटर करवा लिए, 200 यूनिट कर लिए। आखिर ये बोझ कहां पड़ेगा? वो व्यक्ति दे सकता है, वो लाखोपति है, वो कोठी में रहता है, वो अच्छे घर में रहता है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तो सरकार को क्यों नहीं दे सकता? वो उसको देना चाहिए। पानी फ्री कर दिया 20,000 लीटर, सबको क्यों कर दिया? सबको क्यों कर दिया भाई? इससे बात, लोग नाराज भी हो सकते हैं मेरी बात से, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? अपने देश को खाली कर रहे हैं। अपने जो फंड्स हैं सरकार के, वो हम खाली कर रहे हैं, हम उन लोगों में बांट रहे हैं फ्री, राजनीति के चक्कर में, वोटों के चक्कर में, हमारी सीटें बढ़ जाएं इस चक्कर में। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हमारी स्थिति क्या हो रही है फाइनेंशियल? हम आखिर तक कहां तक जाएंगे हम लोग? इस बात की चिंता होनी चाहिए। मेरा यह कहना है, गरीब को माफ होना चाहिए, जो व्यक्ति दे सकता है उससे लेना चाहिए। ये एक ही इसके जो यार्ड स्टिक है, इसको जो यार्ड स्टिक बोलते हैं, जो यार्ड स्टिक है, वो सभी को एक जैसे को नहीं नापना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। क्या हुआ? ये फ्री देने से हो क्या रहा है मालूम है आपको? विकास रुक रहा है, देश का विकास रुक रहा है, दिल्ली का विकास रुक रहा है। कहते थे स्कूल बनाएंगे, कहां गए स्कूल? कुछ स्कूलों में कमरे बना दिए और बाकी जो है कोई स्कूल बना ही नहीं है। बोलते थे हम कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कहां गए कॉलेज, कहां गई यूनिवर्सिटीज? आज बच्चे धक्के खा रहे हैं एडमिशनों के लिए, एडमिशनें नहीं होती हैं क्योंकि पैसा नहीं है ना। पैसा तो आपने बांट दिया फ्री के चक्कर में।
वोटों के चक्कर में आपने पैसा बांट दिया जिससे विकास होना था। आज आप सड़कों पे जाइए ना, देखिए क्या हालत है सड़कों की। एमसीडी को आप पैसा नहीं दे रहे, एमसीडी सड़कें ठीक नहीं कर पा रही, आप अपनी सड़कें ठीक नहीं कर पा रहे। गड्ढों में पहले लोग बिहार का मैं कह रहा हूं, पहले लोग बिहार में कभी हम सुनते थे छोटे होते थे कि सड़कें खड्डों में है या खड्डे सड़कों पे है। आज दिल्ली की यह हालत हो रही है कि सड़कों पे आप देखो खड्डे ही खड्डे हैं। आप जाकर देखिए क्या हालत है। लोग मोटरसाइकिल पे, लोग स्कूटीज पे जाते हैं, वो खड्डे में आते हैं, गिर जाते हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को चोट आ रही है, किसी के फ्रैक्चर हो रहे हैं, कईयों की मौतें हो रही हैं। अब करके उसका कारण है पैसा नहीं है। अब अल्टीमेटली क्या किया, पैसा आना चाहिए। पैसा क्यों आना, पैसा कमाने के लिए शराब के ठेके खोल दो। अरे आपने हजारों ठेके खुलवा दिए, आपने उम्र 25 साल की 21 साल कर दी, आपने रात को 3-3 बजे तक अलाउड कर दिया आप दारू पियो। अभी पीछे मेरा ड्राइवर मेरे को बता रहा था, सर अब सारा दिन लोग शराब पीते रहते हैं, चाहे रिक्शे वाला है चाहे रेडी वाला है, क्योंकि एक के साथ आपने फ्री कर दी। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि शराब इतना खुला है, हाँ। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा से कह रही है कि जो 850 ठेके हैं उनको बस कुछ जगहों पे उनको बंद किया जा रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है उन ठेकों को कई ऐसे इलाके में जहां पर वहां पे नहीं थे वहां पे, लेकिन हम ठेके जितने पहले थे उतने ही ठेके अभी भी हैं। ये बीजेपी हमेशा से आरोप लगा रही है कि ठेकों को बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा सरकारी ऑफिशियल डाटा कोई नहीं है कि जिसमें ठेकों को बढ़ाने की बात की गई है। ये डाटा का खेल है। मैं केवल, आप तो प्रेस से लोग हो, आप सारा दिन दिल्ली घूमते हो, मैं भी घूमता हूं, कोई गाड़ी पे घूमता है, कोई मोटरसाइकिल पे घूमता है। आप जाइए ना, आपको डायरेक्शंस लगी हुई मिल जाएंगी, इधर भी ठेका है, इधर भी ठेका है, इधर भी ठेका, जहां देखो ठेका ही ठेका। जाके देखो तो सही सड़कों के ऊपर कितने ठेके बन गए हैं। क्या आप दिल्ली में नहीं रहते, क्या मैं नहीं रहता? गिनती का हेरफेर में जो मर्जी वो बातें कर लें, लेकिन अब देखो तो सही, हर जगह तो ठेके खुल रहे हैं, जहां देखो ठेका। ना वो मंदिर देख रहे हैं, ना वो कोई धार्मिक स्थल देख रहे हैं, ना वो स्कूल देख रहे हैं। जहां देखते हैं, जहां इनको दुकान मिली, जहां पर किराया अच्छा वो हो रहा है जी, वहीं ठेका खोल रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? आप दिल्ली को, पंजाब में जाकर बोलते हो हम नशा मुक्त करेंगे, और यहां आप घर घर में नशा पहुंचाओगे। ये तो शुक्र है कि घर घर जो होम डिलीवरी होनी थी दारू की बोतलों की, वो अभी तक इनको परमिशन नहीं मिली है। नहीं तो अभी बताइए, अभी कोई मेरे को बता रहा था टेट्रा पैकिंग में वो लोग शराब निकाल रहे हैं जी। बताइए, ताकि लोगों को शर्म नहीं आए कि वो शराब पी रहे हैं, वो जैसे लोगों को लगेगा वो कोई टेट्रा पैक के अंदर कोई जूस पी रहे हैं। आप लाख कमियां बता रहे हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन एमसीडी 15 साल से है दिल्ली सरकार में। तो क्या उपलब्धियां एमसीडी की रही हैं? अगर आप बताना चाहें कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सारा बेकार काम किया है, उसने अच्छा काम जनता के हित में नहीं किया है, तो एमसीडी की क्या उपलब्धियां हैं? आप अगर बताएं कि उसने ऐसा क्या काम किया है जो जनता के हित में है, ऐसा 5 उपलब्धियां बता सकते हैं आप? एमसीडी में तो देखिए, एमसीडी के जो काम है जी, देखिए मैं आज आपको बताता हूं जो सबसे बड़ा मेन काम है एमसीडी का। सबसे बड़ा मेन काम है सफाई व्यवस्था जी। दिल्ली का हजारों टन कूड़ा एमसीडी उठाती है रोज सुबह। एक समय था जब घर घर के अंदर प्राइवेट कूड़ा इकट्ठा करने वाले आते थे, आपको जगह नहीं मिलती थी कूड़ा को फेंकने की। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली के अंदर, मेरे समय पे भी ये शुरू हो गया था, 4-4 गाड़ियां एक एक वार्ड में घूमती हैं, जिनको टिप्पर बोलते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं। सुबह आप उठिए अपने घर के बाहर, आपको एक आवाज, एक सायरन बजेगा, उसमें से आवाज आएगी कि ये शहर आपका अपना शहर है, ये क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है, आप इसको गंदा मत कीजिए, और अपना कूड़ा गलियों में फेंकने की बजाय, सड़क पर फेंकने की बजाय आप इस गाड़ी में फेंकिए। वो आपका कूड़ा कूड़ेदान में लेकर जाएंगे। एक जब वो कूड़ेदान पे वो लेकर जाते थे, जिसको ढलाव बोलते हैं, खत्ता बोलते हैं, ढलाव बोलते हैं, वहां कूड़ा इकट्ठा हो जाता था। कई बार उसको उठाने में, डिस्पोज ऑफ करने में थोड़ा सा समय लगता था, जिससे कि उस जगह पे थोड़ी गंदगी महसूस होती थी कुछ समय के लिए। अब इन्होंने नई स्कीम बना दी और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मदद की है। अब डीकंपोजर्स लग रहे हैं। अब आपको और 1 आध महीने के अंदर हर वार्ड में 20-20 गाड़ियां, मतलब
4 की बदले में 20 गाड़ियां और आने, मतलब 16 गाड़ी और आ जाएंगी, और ये कूड़ा इकट्ठा होकर जब वहां पर जाएगा, वहां पर डीकंपोज होगा, सूखा कूड़ा अलग होगा, गीला कूड़ा अलग होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिल्ली में कूड़े नाम की कोई चीज है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली के अंदर हजारों पार्क हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उसके जो माली लोग हैं ये एमसीडी के अंडर आते हैं। कुछ माली जो है अब पिछले कुछ सालों में कुछ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे अभी नए मालियों की भर्ती नहीं हो रही। उसका मेन कारण एक ही है, फंड्स की कमी। यदि फंड्स की कमी ना हो तो नए माली भी रखे जाए, तो उससे वो सारे पार्क। लेकिन फिर भी आप आज जाकर देखिए, आपको लगभग सभी पार्क अच्छे हरे भरे, सब में पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा आपको मिलेगी। सर आप सारी चीज़ें बताएं, लेकिन मैंने वही से आपसे फिर से एक सवाल वही फिर से वही सवाल पूछूंगा कि उपलब्धियां 5 गिनवाइए ना। आप 15 साल से हैं, दो गिनवा दी ना। हाँ, अभी तो आप मेरे को रोक रहे हैं। नहीं, आप ठीक है। आप देखिए, ये होता है कि बीजेपी के लोगों से जब मिलता हूँ वो काफी एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा सा भाषण अच्छा देते हैं, वो जो है तो भाषण देता भी नहीं आप, लेकिन जैसे कि मैं वही कह रहा हूँ कि जो है काफी अच्छा बोल लेते हैं, वो काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं बातों को। लेकिन वही कह रहा हूँ कि जनता तक पहुंच पा रही, वो जो चीजें आप बोल रहे हैं वो जनता तक पहुंच पा रही, जो आपने लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने की बात की, वो सुविधाएं पहुंच पा रही हैं एमसीडी की। अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति फोन करे कूड़े वाले को, तो वो आ रहा है। एमसीडी जो पेंशनें देती थी वो केजरीवाल जी ने खत्म करवा दी। बोले जी इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे, और वो पेंशनें भी उन्होंने अपने अंडर ले ली जी। अब केजरीवाल जी पेंशनें, अभी पीछे सुनने में आया था, मेरे पास कुछ लोग आए थे कि 3-3 महीने से उनको पेंशनें नहीं मिल रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कमियां उनमें भी बहुत है। हमारा जो पिछले कुछ सालों में जो एमसीडी के कारण मेन बना, वो एक ही कारण बना, लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी। ये यदि पैसे की कमी नहीं होती तो मैं आपको, देखिए एमसीडी ने एक आपका वो बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया रानी झांसी का। कोई सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा फ्लाईओवर एमसीडी बना देगी। बनाया, डाबड़ी मोड़ पे हम लोग जाते हैं, इतना ट्रैफिक था, वहां फ्लाईओवर बनाया। आज वहां बहुत अच्छा स्मूथ ट्रैफिक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजरीवाल जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए, आप जरा पूछ लेना उनके आदमियों से, कितने बनाए उन्होंने फ्लाईओवर जो बनाए। पीछे 2 साल का समय रहा कोरोना का समय सबके लिए बुरा समय था, एमसीडी के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक चैलेंज टाइम था। फिर भी बहुत अच्छे तरीके से एमसीडी ने कोरोना काल के अंदर भी अपने पूरे कार्य किए। जितने भी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एमसीडी में हैं, सब अच्छे से काम कर रही हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि बंद हो गई या कुछ हो गया। अपोजिशन वाले जो मर्जी कहते रहे, उनका काम है कहना, लेकिन एमसीडी अपना काम पूरा कर रही है, अच्छे से कर रही है, और आगे अच्छे से करेगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है मोदी जी के से, हमारी सेंट्रल सरकार से, कि एमसीडी का जो फंड का मामला है, अभी तक जो रूल है, जो कानून है, वो ये है कि थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आता है। अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। मेरा ये निवेदन है मोदी जी से, मेरा ये निवेदन है श्री अमित शाह जी से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, कि वो इस एक्ट को चेंज करें और एमसीडी को डायरेक्ट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ताकि एमसीडी भी बहुत अच्छे से और विकास कर सके। ये मेरा एक मांग है, डिमांड है, और मेरी अपील है। आप जैसा कह रहे हैं कि फंड सीधा एमसीडी को मिले, ठीक है, केंद्र सरकार से आपकी गुहार है। तो सेम चीज केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जो है हमारे फंड को बीजेपी हमेशा से रोक लेती, जो हमको जरूरत है वो कहीं न कहीं एलजी से परमिशन लेकर। और वो बातों के तो माहिर हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बातें कर करके वो तो कसमें भी खाते थे अपने बच्चों की। मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। जो उनके गुरु थे, हाँ जी, अन्ना हजारे जी, वो तो उनके सामने भी कसमें खाते थे कि अन्ना हजारे जी कहते थे हम राजनीतिक नहीं है, हम पार्टी नहीं बनाएंगे। वो बोलते थे नहीं हम नहीं बनाएंगे, उन्होंने बना ली। वो तो देखो माहिर हैं जी, वो तो बातों के माहिर हैं। बातें करनी उनको बहुत अच्छी आती हैं, और बातों के जाल में उन्होंने फंसा रखा है पब्लिक को। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप सुन लीजिए।
कि काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है, ऐसा नहीं है। अब लोगों को उनकी सच्चाई पता चलने लगी है। जो लोग उनके बहकावे में आ जाते थे, इस बार कोई उनके बहकावे में नहीं आने वाला, ये मेरा विश्वास है। क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी का विकास का वादा भारी पड़ेगा या आम का फ्री वादा? देखिए, ये हमारा आखिरी सवाल है। देखिए, विकास का वादा ही देश के अंदर भारी पड़ना चाहिए जी। हमेशा हमेशा विकास का वादा ही भारी पड़ना चाहिए। और हमें गर्व है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा के सिपाही हैं। हमें गर्व है अपने मोदी सरकार पे, श्री नरेंद्र मोदी पे। आज आप देख रहे होंगे कैसे मोदी जी दिन रात काम करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे उन्होंने हजारों बच्चों को, 4 मंत्री, पहले कुछ नहीं होता था, अब आप देखिए प्रैक्टिकली क्या क्या हो रहा है। तो सर आप जो है ये 4 मंत्री जाकर यूक्रेन से बच्चों को लेकर आ रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। आप ठीक है, आप जो है मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं एमसीडी का, या फिर जो है आप अपने विकास के आधार पर लड़ना चाहते हैं एमसीडी का देखिए जी, चुनाव? मोदी जी हमारे सेनापति हैं। हाँ। मोदी जी हमारे लीडर ऑफ द, वो एक तरह से पूरे देश के लीडर है, वो हमारे भी लीडर है। लीडर का चेहरा तो चाहिए ही होता है, क्यों नहीं चाहिए होता जी? मोदी जी का चेहरा हमें क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। नहीं तो एमसीडी अपनी जगह है। मोदी जी का जो, हमने मोदी जी के हाथ पक्के करने हैं, हमने मोदी जी को और पावर देनी है। चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो किसी स्टेट के वो हो। यदि हम लोग बीजेपी आएगी वहां पे, तो मोदी जी मजबूत होंगे। मोदी जी मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा, आप भी मजबूत होंगे, मैं भी मजबूत होऊंगा। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारे को टच भी नहीं कर सकेगा, कोई धमकी भी नहीं दे पाएगा। आज देखिए ना, आज मोदी जी को लोग गुहार लगा रहे हैं कि आप विश्व के इंटरफेयर कीजिए। ये जो विश्व युद्ध की ओर युद्ध जा रहा है रशिया और यूक्रेन का, और लोगों को कितनी आशा है। कभी आपने आज तक देखा था हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इतना पावरफुल होते हुए? कभी आपने सोचा था कि वो आज इस गिनती में आ जाएगा? तो आप मानते हैं कि इससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे वो मजबूत नहीं थे? नरेंद्र मोदी जी के अलावा जो भी प्रधानमंत्री रहे भारत के, उन्होंने मजबूत नहीं थे? नहीं, मजबूत होंगे। हाँ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को कमजोर क्यों कहूं? हाँ, नहीं, मेरे देश है, मैं इस देश का प्राणी हूं। मैं अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं कहूंगा। इतने मजबूत नहीं थे जो मजबूती से आज मोदी जी खड़े हैं। इतने मजबूत कोई भी नहीं रहा। मजबूत थे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इनकी मजबूती कुछ और है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि भावी प्रत्याशी राजकुमार खुराना जी हमसे बात कर रहे थे और सभी मुद्दों पर खुलकर बात की और अपनी राय को दिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। नेशन लाइव की टीम दिल्ली के सभी 272 वार्डों को लगातार कवर कर रही है और आप भी हमारा सहयोग दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।